गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कल आपका एक टेस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का M1 बैच का। तो उसमें फ़िज़िक्स के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको तैयार करके टेस्ट देना चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्री टेस्ट डिस्कशन। ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए तो आपको टेस्ट देने में थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। बात करें अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने का चांस है, जिसमें कहा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी u है और हॉरिजेंटल से कोई एंगल दिया रहेगा, थीटा 60 डिग्री या 45 डिग्री जो भी है, मान लीजिए 45 डिग्री दिया हुआ है ना, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर ही लेंगे, क्योंकि इनिशियल में ये जो u का x कंपोनेंट है वो है आपका u cos 45 है ना, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है u sin थीटा यानी कि sin 45। ठीक है ना। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा इसके बराबर रहती है ना। किसके बराबर रहती है? हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा इसके बराबर रहती है। तो यानी कि आंसर क्या होगा? u cos थीटा यानी कि u cos 45। अब इसी में सवाल बदल कर भी पूछा जा सकता है, या दोनों ही को आपसे पूछे जाएं कल के टेस्ट में, जिसमें कि ये देखिए वेलोसिटी u है ना, और वर्टिकल से एंगल थीटा दिया हुआ है। तो वर्टिकल से अगर एंगल थीटा दिया हुआ है, मान लीजिए 45 दिया हुआ है, तो अब ये कंपोनेंट जो होगा, जो कि तो अब ये कंपोनेंट जो कि ux कहलाता है ना, और ये कंपोनेंट u जो कि uy कहा जाता है। तो अब ये होगा u cos 45 और ये होगा u sin 45। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी फिर से पूछ ली गई। हो सकता है आपको टेस्ट में ये दोनों ही सवाल मिल जाएं। आप जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो इस वेलोसिटी के बराबर होती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो इस वेलोसिटी के बराबर होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है और वो इसके बराबर होती है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा u sin 45। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बाकी जनरल क्वेश्चन ज़रूर देख के जाएं, पढ़ के जाएं, मतलब कहने का u दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछेंगे है ना। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से आराम से कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो मैं आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आप ये सब रिवाइज करके जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। सब अच्छी तरह देख लीजिए। अभी ये आपको वीडियो दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो कि आपका गलत होने की संभावना लगती है कि एक प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी दिया रहता है, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहता है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में, और पाथ की इक्वेशन पूछते हैं। ये सवाल आपका गलत हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसको देख लीजिए। पाथ की इक्वेशन क्या होती है आपको मालूम है? पाथ की इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, और एक्स वाई में जो रिलेशन होगा वही पाथ की इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है ना। u इनिशियल वेलोसिटी u सवाल में दी रहेगी, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है ना। तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि ये u का x कंपोनेंट होगा और ये जो 3 है वो u का y कंपोनेंट है। ux इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, uy इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ये तो आप समझ जाएंगे तुरंत। अब ये u है और ये u का x कंपोनेंट है, और ये देखिए u का y कंपोनेंट है। अब हम x कैसे निकालेंगे? तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
यू एक्स इंटू टाइम, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में एक ही इक्वेशन बनती है, यू एक्स यानी कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टाइम। यहाँ से यहाँ तक जाने में माना कि टी टाइम लगा, तो यू एक्स इंटू टी यानी कि ये हो जाएगा आपका 2t, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, ठीक है ना, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकें और समय कम से कम लगे। और वाई डायरेक्शन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे ही तो बनाते हैं। तो यू वाई का मतलब हो गया 3t और हाफ जी मतलब हो गया 5 और ये हो गया टी स्क्वायर। अब पहली इक्वेशन से t का मान दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। पहली इक्वेशन से t का मान कितना निकला था, पहली इक्वेशन से t बराबर है x/2, तो यहाँ पर t की जगह पर x/2 रख दीजिए। इस प्रकार से हमें x और y में रिलेशन मिल चुका है। t की जगह पर x/2 यानी कि x²/4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ चुका है। पाथ की इक्वेशन होगी 3/2x माइनस 5/4x²। तो ये वो सवाल है जो हो सकता है, हम ये नहीं कहना गलत हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा रुक जाएं, अटक जाएं। जबकि पढ़ाते वक्त हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते वक्त इस क्वेश्चन, इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। तो x की इक्वेशन बनानी है, फिर y की इक्वेशन बनानी है और फिर x की इक्वेशन से टाइम लेकर y में रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आने की संभावनाएं हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें दिया होगा कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है ना, और r की वैल्यू मान लीजिए कि 5h है या 3h है, इस प्रकार का। तो एंगल फाइंड करिए, ये दिया रहेगा कि अगर रेंज हाइट का 3 गुना है तो एंगल फाइंड करिए। तो आप कैसे करेंगे, r का फॉर्मूला क्या होता है 2 है ना, फिर u साइन थीटा और फिर u कॉस थीटा है ना, अपॉन g होता है, और ऊपर जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं साइन 2 थीटा है ना, क्योंकि ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये लिखा हुआ है u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3h कह रहे हैं। तो h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से g से g आप कैंसिल कर देंगे, u स्क्वायर से दोनों u कैंसिल हो जाएंगे, एक साइन थीटा, हाँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। नहीं, दोनों कैसे हो जाएंगे, एक ही तो कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा में से एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो पावर बचेगी एक, तो इस तरफ बचेगा सिर्फ कॉस थीटा और उस तरफ बचेगा 3/2 साइन थीटा, और उधर बचेगा ही नहीं, जी से जी कट ही चुका है, तो 3/2 साइन थीटा। इस प्रकार से जब कॉस को नीचे लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो क्या कहोगे, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/2। ऐसा सवाल आपको डेफिनेटली कल मिलने वाला है, ये नहीं मिलेगा लेकिन इसके जैसा होगा। मेथड मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। एक सवाल और भी है जो आपका गलत हो सकता है, इस वीडियो का आप अच्छी तरह रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। एक सवाल आपका और है जो संभावना है कि आप उसमें फंस जाएं, क्योंकि जैसे दिया रहेगा कि r इज इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 2h, और ये सवाल उससे मिलता जुलता है, लेकिन उस सवाल में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है और इस सवाल में रेंज पूछी गई है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए आप इसका मेथड देख लीजिए। देखिए कहा जा रहा है r बराबर 2h यानी कि 2, फिर u साइन थीटा, फिर u कॉस थीटा, u कॉस थीटा जैसे हमने उस सवाल में किया था, अपॉन g इज इक्वल टू 2 और फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना। तो देखिए ये दोनों u कैंसिल हो गए, जैसे वहाँ कैंसिल हुए थे है ना, वैसे ही g से g कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा एक पावर से कैंसिल हो गया, तो इधर बचा आपका, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पर बचता क्या है, यहाँ पर इधर बचता है कॉस थीटा
और उधर बचता है साइन थीटा बाई 2। तो 2 को इधर ले आइए और कॉस को उधर ले जाइए, नीचे आ जाएगा, साइन के नीचे कॉस आ गया, यानी क्या बन गया, 2 बन गया। तो हमारा टेन थीटा तो पिछले सवाल की तरह निकल आया, जैसे वो निकाला था वैसे ये भी निकाल दिया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 2 और फिर u साइन थीटा, फिर u कॉस थीटा और अपॉन g। तो हमें टेन थीटा मालूम है लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं मालूम है, तो हम लोग अपना एक रूल लगा लेंगे जो हम लोग जानते हैं। टेन थीटा बराबर 2 है, टेन थीटा बराबर 2 मतलब 2/1, बोलो जल्दी बोलो, टेन थीटा बराबर 2 मतलब 2/1। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो ये हो गया √1² प्लस 2² यानी कि √5। इस तरीके से हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे, क्या, 2/√5, और हम लोग कॉस थीटा भी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, 1/√5, ठीक है ना। और अब इनको वहाँ पर उठाकर रख देंगे। तो ये वो टेक्निक है, ये देखिए, टेन थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं, बस एक बार पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया 2u और साइन थीटा की जगह पर 2/√5, और कॉस थीटा की जगह पर 1/√5 और अपॉन में g हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका 2, ये 2 और 2 4 हो गया, और नीचे √5 यानी कि 5 हो गया, और फिर u² हो गया और अपॉन में g हो गया। तो आंसर आ गया 4u² अपॉन 5g। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो इस स्टेप की वजह से आपका गलत हो सकता था। ये क्वेश्चन या इसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो पहले टेन थीटा निकाल के उसके बाद टेन थीटा का रूल लगा देना। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 2/1, ओके। फिर ये निकाल लेना, फिर साइन थीटा बराबर दिस अपॉन दिस और कॉस थीटा बराबर दिस अपॉन दिस करके आगे रेंज में रख देना, या जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे रख देना। तो आपका ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हो सकता है आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हो सकता है आप गलत कर दें, जबकि ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजेंटल से मान लीजिए 60 डिग्री पर फेंका गया, ठीक है ना। अब ये ऊपर जा रहा है और एंगल कम होता जा रहा है क्योंकि ये ऐसे झुक रहा है ना। तो जब ये यहाँ पहुँचा तो इसका जो एंगल था वो बदल कर मान लीजिए कि 45 डिग्री हो गया। तो कहते हैं कि जब एंगल 45 डिग्री हो गया तब वेलोसिटी बताइए। तो ये एक आसान सवाल इसलिए है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos 60 और यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 45 आपस में बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, u cos 60 को v cos 45 के बराबर कर देना है। u का मान 10 है, cos 60 1/2 है। देखिए कितना आसान और सवाल है, 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया 5 = v/√2, इसलिए v = 5/√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आसान सवाल हो सकता है, हड़बड़ी में गलत कर सकते हैं आप, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और जैसे सर्कुलर मोशन की बातें भी थोड़ी कर ली जाएं। तो जैसे एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है और दोनों अपना अपना सर्किल कर रहे हैं, ये अपना सर्किल कर रहा है और ये अपने सर्किल में घूम रहा है ना। एक की रेडियस r1 है और एक की रेडियस r2 है, ओके। एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω1
और ओमेगा 2 का रेशियो बताना है, जबकि सवाल में ये दिया है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ये गिवन है सवाल में, मान लीजिए कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ठीक है ना। तो अगर टाइम पीरियड सेम है और टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, 2 पाई बाई ओमेगा, तो इस छोटे से सवाल में हमको कितने आसानी से आंसर मिल गया कि ये दोनों एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल बराबर होंगी। तो अगर टाइम पीरियड बराबर है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बराबर होंगी। रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आपसे ये कह देते हैं इसी सवाल में बदल कर, इसी डायग्राम में हम सवाल बदल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि T1 बराबर 2T2 है ना, तो वैसे ही करेंगे जैसे वो किया हुआ है ना। तो 2 पाई बाई क्या करेंगे, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 पाई बाई ओमेगा 2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और इस प्रकार से आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा 2, ठीक है। तो 2 इधर ले आइए और ओमेगा उधर ले जाइए। तो फर्स्ट की एंगुलर वेलोसिटी अपॉन सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो 1/2 होगा। तो सवाल में आपसे ये भी कहा जा सकता है कि T1 और T2 बराबर हों तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताइए। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:1, है ना। और अगर कहा जाए कि T1 ट्वाइस ऑफ T2 है तो भी उसी तरीके से आंसर आएगा, उसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन फैक्टर है वो बदल गया है, तो आंसर भी बदल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी गौर करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था कि एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, अपना सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है और n चक्कर लगाने के बाद, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, कितने चक्कर पूरे कर लिए उसने, n चक्कर पूरे कर लिए। और n चक्कर पूरे करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो अब v0 हो जाती है, ठीक है ना। और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r है। तो कह रहे हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन बताइए। तो पहले हम लोग अपनी इक्वेशन से, दैट इज़ v0 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा एस, ये सवाल हमने क्लास में बताया भी था। तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 है और ये 2 है और ये यहाँ पर अल्फ़ा नहीं आएगा, 80 आएगा, क्योंकि ये लीनियर वाली इक्वेशन है तो 80 आएगा। अगर ओमेगा वाली इक्वेशन होती तो अल्फ़ा आता, ठीक है। तो 280 और s यानी कि चली गई डिस्टेंस, दैट इज़ 2 पाई r, एक चक्कर में चलता है तो n चक्करों में 2 पाई r n चलेगा, इसलिए v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ये तो 0 है, ये 4 हो गया, 4 पाई r n और साथ में 80। तो यहाँ से हम लोगों ने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल लेना है, v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r n, ओके। और जब ये आ जाएगा तो उसके बाद हम अल्फ़ा नहीं निकाल लेंगे, 80 से हम अल्फ़ा नहीं निकाल पाएंगे। बोला बताइए, फार्मूला होता है 80 इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, है ना। इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 80 बाई आर। तो जब यहाँ पे आर का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा और n, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक आर है और इस फार्मूले में भी एक आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लास में हो भी चुका है और कल इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत है। इस प्रकार का सवाल देखिए, इस सवाल में आप आसान होने के बावजूद भी अटक सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। आसान है, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से हाफ सर्किल कंप्लीट करता है, ठीक है ना, नहीं पूरा ही करता है मतलब, लेकिन हम सवाल में हाफ सर्किल की बात कही गई है।
कांस्टेंट वेलोसिटी v से हाफ सर्किल जब पूरा करता है तो ये सामने पहुंच जाएगा अपने। तो a से लेके b तक एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट, हाँ a से b तक का डिस्प्लेसमेंट ये 2r अपॉन टाइम। तो पहले हम लोग टाइम निकाल लें, a से b तक जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी, आधा सर्किल मतलब पाई r, ठीक है ना, अपॉन वेलोसिटी। टाइम हमने निकाल लिया। अब a से लेके b तक हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r और टाइम कितना लगा पाई r बाई v। देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2v अपॉन पाई। ये लीजिए। तो मतलब ये सवाल आपका अटक सकता है क्योंकि आप कहेंगे कि टाइम हमको दिया नहीं है, फिर आप कहेंगे रेडियस हमको दिया नहीं है, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें। तो आप टाइम निकालिए, तो r नहीं दिया है, वो कट भी तो जाएगा बाद में, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्लास में कराया हुआ सवाल देखिए, टेस्ट में आने की संभावना बनेगी, है ना। एक पार्टिकल है जिसका एक्सीलरेशन दिया रहेगा। ये लीजिए, एक्सीलरेशन मान लो 10 दिया हुआ है और ये है सेंटर, और ये एंगल मान लीजिए कि 45 दिया हुआ है ना। तो कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताइए और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताइए। ये एक्सीलरेशन है और ये सेंटर है, तो ये क्या होगा, ये किसकी दिशा होगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, और ये किसकी दिशा होगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की। तो हम इसके दो कंपोनेंट करके इन दोनों को निकाल लेंगे, है ना। तो जो AC होगा वो क्या होगा, A का cos 45 वाला कंपोनेंट, A का मान 10 है और cos 45 1/√2। देखिए कितनी जल्दी आ गया। अब AT क्या होगा, AT जो होगा वो A का साइन वाला कंपोनेंट होगा, A साइन 45 साइन वाला कंपोनेंट होगा, है ना, A साइन 45 डिग्री। तो ये A का मान 10 है और इंटू 1/√2। तो ये आंसर आ गए हैं 10/√2 10, दोनों सेम आंसर आ गए हैं क्योंकि एंगल 45 है, इसलिए दोनों के आंसर सेम आ गए हैं। अगर कोई और दूसरा एंगल दिया होगा तो आंसर डिफरेंट आएंगे। देखिए आंसर की बात नहीं है, बात मेथड की है। मेथड आपको आता है कि नहीं आता है, ये प्रमुख बात है। एक क्वेश्चन जिसमें आप अटक सकते हैं, नहीं ये कंफर्म नहीं है कि अटक जाएंगे, लेकिन अटक सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि एक घड़ी की सुई है, मान लीजिए सेकंड वाली सुई है। इस बात पर ज़रूर गौर करिएगा कि वो सुई कौन सी वाली है, ठीक है ना। मान लो कि सेकंड वाली सुई है, इसकी लेंथ मान लो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी टिप की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, मतलब हमको v फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं v = r ओमेगा। अब r तो हमको मालूम है 5 सेंटीमीटर, ये नहीं मालूम है। ये सेकंड हैंड की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। r और ओमेगा नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मालूम पड़ जाएगा 2π/t से। अब आप कहेंगे मुझे इसका टाइम पीरियड नहीं मालूम है, तो ये तो गलत बात है भाई, टाइम पीरियड तो मालूम होना चाहिए। r का मान 5 सेंटीमीटर, ऊपर 2π है और नीचे टाइम पीरियड कितना होता है 60 सेकेंड। बताइए सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है और मिनट वाली सुई 60 मिनट में चक्कर लगा लेती है, और घंटे वाली सुई, आवर वाली हैंड जो होती है वो 12 आवर में चक्कर लगा लेती है। तो सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड 60 सेकेंड, मिनट वाली सुई का टाइम पीरियड 60 मिनट, और आवर वाले हैंड का टाइम पीरियड 12 आवर, है ना। इस प्रकार से आप टाइम पीरियड रख देंगे। तो ऊपर देखिए 10 और नीचे 60, तो 10π/60, तो ये कितना आ गया बताइए, π/6 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप इन सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
यूसीएम के बारे में कई सवाल आपको कल मिलेंगे। यूसीएम में आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है ये स्पीड, जबकि वेलोसिटी वेरिएबल होती है। डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी वेरिएबल कहा जाएगा, ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, मोमेंटम भी वेरिएबल होगा क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। मोमेंटम भी लगातार डायरेक्शन बदलता रहेगा, तो मोमेंटम भी वेरिएबल है। तो क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, क्या चीज़ कांस्टेंट होती है? स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्पीड का स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, बाकी चीज़ें वेरिएबल होती हैं। कभी कहते हैं कि एक वॉच में जब इसकी जो सुई है वो घूमते घूमते थीटा डिग्री घूम जाती है, ये देखिए घूमकर यहाँ आ गई, कितने डिग्री घूम गई ये सुई? थीटा डिग्री घूम गई। तो इसकी जो टिप है उसकी चेंज इन वेलोसिटी बताइए। स्पीड तो वही रहेगी लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? बराबर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना। अब इसका मॉड हम लेंगे, है ना। तो जब मॉड लेंगे तो सॉल्व करने पर मॉड कितना आएगा? अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 v1 v2 कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा। अब क्योंकि v1 और v2 बराबर हैं, दोनों का मान v है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। और इसको और आगे सॉल्व करने पे क्या आता है? 2v साइन थीटा बाई 2। इसको आगे सॉल्व करने पर फाइनली 2 स्टेप के बाद क्या आता है? 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है ना। वेलोसिटी बदल जाएगी लेकिन स्पीड नहीं बदलेगी, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी, फिर मॉड ले लेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि v2 और v1 के मान एक समान है, तो इनको एक समान रख देंगे, सॉल्व करेंगे, ये आपका इस प्रकार का रिजल्ट आ जाएगा। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लें। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की काफ़ी बात करी है, सर्कुलर की भी काफ़ी बात करी है, अब वर्क एनर्जी पावर की भी कुछ बात कर लें। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग फोर्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए फोर्स की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है ना। तो और हमें x इज इक्वल टू 1 मीटर से x इज इक्वल टू 3 मीटर तक जाने में इस फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा। किसी ऑब्जेक्ट को x बराबर 1 से x बराबर 3 तक ले जाने में इस फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा। ये फोर्स देखिए वेरिएबल है, और फोर्स वेरिएबल होने की वजह से एक्स स्क्वायर, फोर्स वेरिएबल होने की वजह से हम इंटीग्रेशन मेथड से वर्क डन निकाल पाएंगे। तो 3x स्क्वायर dx, है ना। तो 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट 1 से लेके 3 तक की लग जाएगी। तो 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2x प्लस
एक्स क्यूब लिमिट 1 से लेके 3 तक, तो पहले x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, तो 2 इंटू 3, और फिर अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो 3 का होल क्यूब, ये रख दिया हमने अपर लिमिट, ठीक है ना। और अब रखेंगे लोअर लिमिट, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब, ठीक है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रख दी हम लोगों ने। भाई समझो, तो ये अपर लिमिट है तो यहाँ भी 3 रखो, यहाँ भी 3 रखो, तो यहाँ 3 रखेंगे 2 इंटू 3, और यहाँ रखेंगे तो 3 का क्यूब बन जाएगा। अब लोअर लिमिट दोनों जगह पर रखो, तो 2 इंटू 1 फिर प्लस 1 का क्यूब, है ना। ये हो गया 6 प्लस 27, है ना, माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 3, हाँ ये 2 और ये 1, ठीक है। तो 27 और 6 हो गया 33, और माइनस 3 हो गया, तो कितना आ गया बताइए, 30 जूल का वर्क आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे वर्क एनर्जी पावर में कह रहे हैं कि एक कुएं से पानी को खींचना है, पंप की पावर दी रहेगी, हाँ कुएं से पानी को खींचना है, पंप की पावर दी रहेगी। मान लीजिए कि 2000 वाट का पंप है, ये पंप की पावर दी हुई है, और इसे हमें 10 मीटर हाइट तक खींचना है, पानी को 10 मीटर हाइट तक खींच के फिर फेंकना है। तो केवल खींचना, कह रहे हैं कितना पानी पर सेकंड ये खींच पाएगा। तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh, है ना, अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो पावर दी हुई है कितनी, 2000 वाट, और मास पर सेकंड हमको निकालना है, ठीक है ना। और ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2000 इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम, जो पर सेकंड जो मास खींचेगा, m/t इंटू 100। तो ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना पानी खींचेगा पर यूनिट टाइम, 20 kg पर सेकेंड। ये देखिए कितना अच्छा सवाल है और बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। और बताएं कुछ, कितना काफ़ी है। ऐसे क्वेश्चन में भी आप कुछ फंस सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल इसका देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी पहले वाली, वो मान लीजिए कि 4 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है ना। और अब क्या हुआ कि इस पर एक फोर्स लगने लगा, इसका मास है 5 kg, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट पर जब इसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो इस पर एक फोर्स लगने लगा, जो कि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं 20 न्यूटन का फोर्स इस पर लगने लगा। कितने सेकंड तक, तो हमारा क्वेश्चन है फॉर 6 सेकंड, मान लीजिए इतने न्यूटन का फोर्स 6 सेकंड तक लगने लगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो फोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और 6 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी v1 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी, v1 से बढ़कर v2। तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, पहले वाली, यानी कि यहाँ पर हाफ m v1 स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 16 का आधा, 8 और इंटू 5 कितना हो गया
40 जूल। ओके, ये काम हो गया। अब वो V2 निकाल लीजिए। V2 निकालने के पहले एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। फोर्स अपॉन मास, फोर्स है 20 न्यूटन का, मास है 5 kg, तो एक्सीलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। V2 बराबर V1 प्लस 8P, V1 है 4, A है 4, टाइम है 6 सेकेंड, तो ये हो गया 4 प्लस 24, सो दिस बिकम 28 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा कि बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम V2 स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, तो हाफ करेंगे इंटू 5 करेंगे और 28 का स्क्वायर करेंगे। जब आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा तो ये डेटा इतना आसान होगा कि आपको स्क्वायर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद अब आप क्या करेंगे, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। सवाल अच्छा है और ये सवाल आपका गलत होने की संभावना बनती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा कि कल आपका टेस्ट है, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप हमेशा इन बातों को ध्यान रखें कि कैसे क्या करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, K2/K1 निकालेंगे, जो भी आएगा, जो भी वॉट एवर इट बी। K2 वो दिया है, सॉल्व कर लोगे, K1 ये है, K2/K1 निकालेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज निकालेंगे। वो कैसे आता है, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू माइनस 1 करने से आ जाता है क्या, फ्रैक्शनल चेंज। हाँ, जो भी आए वैल्यू, जो भी आएगी वो तो आप निकालोगे ना। और फिर परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फ्रैक्शनल चेंज जो भी आया उसमें इंटू 100 करेंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए, परसेंटेज चेंज आएगा। क्वेश्चन बड़ा है, पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेटा आसान होगा। जैसे यहाँ कठिन डेटा फंस गया है, ऐसा डेटा नहीं होगा, आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। बस आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है और प्रोसेस को पहले से देख लीजिए कैसे क्या करना है। इस प्रकार का सवाल, ये सवाल नहीं भाई, इस प्रकार का कोई सवाल आपको मिल सकता है। और इस प्रकार का सवाल जो हमने आपको क्लास में करवाया है वो भी आपको मिल सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3m है और वो रुका हुआ है, ठीक है ना। और अचानक उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव था, वो फट गया और फटने की वजह से इसके 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा, हाँ 2 टुकड़े जो mm मास के थे वो सेम स्पीड से जाने लगे, तो तीसरा टुकड़ा इधर कहीं जाने लगेगा, मान लो V' है ना। तो क्वेश्चन है कि इस प्रोसेस में कितनी काइनेटिक एनर्जी बनी। तो ये V और V तो सवाल में दिया गया है, ये नहीं दिया गया, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल का मतलब ब्लास्ट के पहले और फाइनल का मतलब ब्लास्ट के बाद। तो ब्लास्ट के पहले 0 हो गया, ब्लास्ट के बाद mv i कैप और mv j कैप। ये देखिए, ये i कैप और ये j कैप, और तीसरे वाले का कुछ पता नहीं है अभी, तो इसको हम लिख देंगे P' है ना। इसको हम P' लिख देंगे क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है। V' हमको निकालना है, अभी निकालेंगे। तो इस प्रकार से P' विल बी इक्वल टू mv कॉमन ले लो, तो i कैप प्लस j कैप, और बराबर के इस तरफ लेकर आए हैं तो माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों तरफ का मॉड ले लिया जाए, तो जब मॉड लेंगे तो ये वेक्टर हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा mv, और यहाँ पर अंडर रूट i के बगल में 1 है और j के बगल में भी 1 है, तो ये हो गया mv√2, और ये क्या है, mv' है। ये देखिए mv' मोमेंटम, तो मास कैंसिल कर देना, तो v' का मान आ जाएगा √2v, ठीक है ना। उसके बाद प्रोसेस में कितनी काइनेटिक एनर्जी बनी, तो पहले तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो ब्लास्ट के बाद बनी है, तो बना दीजिए। देखिए सब कुछ लिखा तो हुआ है, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन द ब्लास्ट इज इक्वल टू पहले टुकड़े का हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे टुकड़े का हाफ एम वी स्क्वायर और तीसरे टुकड़े का हाफ एम अंडर रूट 2v का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर। और ये कितना हो गया हाफ एम और 2v स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, तो एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 2mv स्क्वायर। तो इस प्रकार का सवाल आपको मिल सकता है। फंसने वाला सवाल है, हो सकता है आप लगे आपको कि हम नहीं कर पाएंगे, पर आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि यहाँ पर हमने मास 3m लिया है, हो सकता है सवाल में 5m ले लें, है ना। अगर 5m ले लेंगे और एक का मास m बताएंगे, दूसरे का m बताएंगे, तो तीसरे का मास तुम्हें 3m मानना है। और जब 3m मानना क्या है, जब पूरा 5m देंगे तो एक m तो तीसरा 3m होगा। तब तुमको यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पे m की जगह पर 3m रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे गलती हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि पहले का मास m है, दूसरे का मास m है, तो तीसरे के मास पर ध्यान रखिएगा। यहाँ टोटल मास 3m था, तो m हो गया। अगर 5m होगा तो m और 3m होगा। इस प्रकार से यहाँ पर मास को ध्यान से रखना है। स्प्रिंग वाले सवालों में जैसे एक स्प्रिंग को खूब दबाया गया, ये स्प्रिंग थी और इसको कंप्रेस किया गया ज़बरदस्त तरीके से, ये देखिए कंप्रेस किया गया ऐसे, और फिर एकदम से छोड़ दिया गया। तो ये जो बुलेट है, ये जो बॉल एकदम से भागेगी, तो क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऐसे कर लो, अच्छा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, है ना। तो के इनिशियल हाँ ये है दबी हुई स्प्रिंग, और जब जैसे ही हम छोड़ेंगे तो एकदम से फिर से खुल जाएगी और जो बॉल है वो छटक कर तेज़ी से बाहर की तरफ भागेगी। तो के इनिशियल 0, यू इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग को कितना दबाया गया है, स्प्रिंग को x दबाया गया, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और के फाइनल में बुलेट की होगी, यानी कि बॉल की होगी हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी कुछ नहीं, और 0, क्योंकि स्प्रिंग दोबारा खुल गई है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से आपको के का मान दिया रहेगा, कंप्रेशन दिया रहेगा, बुलेट का मास दिया रहेगा, आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल करके। मैं कह तो रहा हूँ के का मान दिया रहेगा, कंप्रेशन दिया रहेगा, बुलेट का या बॉल का मास दिया रहेगा, वेलोसिटी आपको निकालनी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये दबी हुई स्प्रिंग को हमने खोला है ना। और अब क्या होता है कि चलिए ये वाला कर लेते हैं, ये वाला और कर लेते हैं लास्ट, है ना। इसकी वेलोसिटी u है और इसके सामने एक स्प्रिंग है, अच्छी स्प्रिंग है, सॉफ्ट, आसानी से दबने वाली स्प्रिंग होती है, सॉफ्ट स्प्रिंग। ये देखिए अब क्या होता है कि ये मास इससे टकरा जाता है और टकरा कर इसको कंप्रेस कर देता है, इतना कंप्रेस कर देता है। देखिए यहाँ इसका सिरा यहाँ पे था और देखिए इतना अंदर चला गया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जब पूरा कंप्रेस कर देगा तो ब्लॉक रुक जाएगा, है ना। हाँ, ब्लॉक एक क्षण के लिए रुकेगा, फिर वापस भागेगा। तो वापस भगाने का सवाल नहीं है, केवल ये बताना है कि स्प्रिंग कितना दबेगी। तो यहाँ भी वही काम करना है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो के इनिशियल को क्या लिखोगे, मास दिया रहेगा, हाफ एम यू स्क्वायर लिखोगे, और यू इनिशियल कुछ है ही नहीं, ग्राउंड पे सारा सवाल चल रहा है और स्प्रिंग अभी दबी भी नहीं है। और के फाइनल में देखिए सब कुछ रुक चुका है, और यू फाइनल में हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे वो वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ काटोगे, एम दिया रहेगा, यू दिया रहेगा,
स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा और कंप्रेशन तुमको फाइंड करना होगा, आराम से फाइंड हो जाएगा, कोई खास कैलकुलेटिव नहीं है। तो इस प्रकार की सब सवालों को आप अगर तैयार करके है ना टेस्ट देते हैं तो आपका टेस्ट अच्छा होगा, और केवल इन्हीं के वो नहीं, अपनी पढ़ाई करके ही आप पेपर देंगे, पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।